बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि मैं ये मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। मैं मीडिया टॉक इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस वक्त चाहता हूं मेरी सारी कौम समझे कि मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया और उसने ये इतनी लंबी 27 साल की स्ट्रगल क्यों की और वो उसके खदशात क्या हैं कि ये मुल्क मेरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं 18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए इंग्लैंड गया। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाई की और उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था गर्मियों में इंग्लैंड में और सर्दियों में पाकिस्तान होता था या फिर दुनिया में क्रिकेट टूर करता था। तो इस टाइम पे मैं जो बरतानिया का सारा सिस्टम था वो मैं पूरी तरह समझ गया। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे वो पूरी तरह समझ आ गई कि वहाँ का सिस्टम क्या है और पाकिस्तान का सिस्टम मुझे पता था, मैं यहाँ बड़ा हुआ था। तो मेरा जो तजर्बा जो इस दौरान जो मैंने वहाँ उनके सिस्टम को अंदर से देखा, ये बहुत बड़ी वजह मेरी पॉलिटिक्स में आने की वो थी। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि उस मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहाँ कानून की हुक्मरानी थी, इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। और मेरा सारा जो बरतानिया के पाकिस्तानी थे उनसे मेरी मुसलसल मुलाकातें रहती थी, क्योंकि वो मैं क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट मैच देखने आते थे। जब मैं मैचेस खेलता था, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर थे वो मैचेस पे आते थे, तो मेरा इंटरेक्शन था उनसे। तो मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में खास तौर पे उनसे फिर मेरा बड़ा करीब इंटरेक्शन रहा। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि फायदा क्या होता है जब एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है। वो शुरू उनकी कहानियां ये थी कि वो मजदूरी करने जाते थे, क्योंकि बरतानिया में मजदूरों की कमी थी। तो उन्होंने ज्यादा मजदूर दुनिया में से और मुल्कों से भी बुलाए, जिसमें से पाकिस्तानी भी गए, मजदूरी शुरू करते थे। क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क जिधर इंसाफ का निजाम था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो पैसा कमाते थे। वो फिर उस पैसे से छोटी सी दुकान खोल लेते थे। वो करते करते वो माशरा उनको मौका देता था ऊपर आने का। और वो क्यों देता था? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है, वो आपके हकूक की हिफाजत करता है। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टैक्स दें, आप कानून के बीच में रहे, वो मुल्क आपको आजाद कर देता है। आप जो मर्जी करें, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई रात को पुलिस नहीं आपके घरों में घुस जाती, कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगता, कोई आपने अपना काम करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ऑफिस में जिस तरह रुलते हैं बेचारे हमारे लोग, वहां कोई थाने कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है कि बेचारा गरीब आदमी कभी थाने में रुल रहा है, कभी कचहरियों में रुल रहा है, कभी पटवारी से रुल रहा है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। और सारा वक्त उन बेचारों को सिफारिशें चाहिए थी। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो हमारे एमएनएस और एमपीज हो, उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है? लोगों की सिफारिश जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाए। वहां क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इंसाफ है। ये समझना है पाकिस्तानियों आपने, इंसाफ इंसानों को आजाद करता है हकूक देके। इंसाफ आपको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई भी ऑफिसर बैठा हो सरकारी ऑफिस में, उसकी मजाल नहीं आपको जलील करने की वहां, क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है। वो अदालत में जा सकता है, कोई उसकी मजाल नहीं रिश्वत मांगने की, क्योंकि वो उसको अदालत में जाके कह सकता है इसने मेरे से रिश्वत मांगी। कमजोर को ताकतवर से इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस तरह लोग आजाद होते हैं। तो वही पाकिस्तानियों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा ऊपर आते हुए। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में गए, मुफ्त पढ़े, उनके बच्चों को आला तालीम मिली। उनको मैंने देखा वो और आगे बढ़े, वो डॉक्टर्स बने, मजदूरों के बच्चे।
और स्वाय कई इलाकों में जो थोड़ी रेसिज्म थी, उमूमन ये देखा कि जो वहां मजदूर भी गए उनको देखते देखते बच्चे आगे बढ़ते गए, बिजनेस शुरू किए उन्होंने, बड़े काम किए। लेकिन जो भी यहाँ पाकिस्तानी जाते थे, जो मुझे अभी भी याद है, वो सारा वक्त तरसते थे कि मैंने एक दिन पाकिस्तान जाना है। वो पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते थे, पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, सारा वक्त याद करते थे पाकिस्तान कि जैसे ही हमने पैसा कमा लिया हम पाकिस्तान जाएंगे। अब उनके बच्चे वहां पढ़ जाते थे, बड़े हो जाते थे। जब बच्चे थोड़े बढ़ जाते थे, बड़े होते थे, वो फिर आप पाकिस्तान आने की कोशिश करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे। वो आते थे पाकिस्तान, उनके बच्चे जब पाकिस्तान में बिजनेस काम शुरू करते थे, उनसे काम ही नहीं होता था। वो आदी थे कि वो सिस्टम में जाएं, वहां सिस्टम काम करता है, काम हो, वहां आपका जायज काम हो, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आपको फौरी काम हो जाता है, कोई रुकावटें नहीं है। आप बिजनेस खोलना चाहें, आप मेहनत करें, आप वो बिजनेस कामयाब हो सकती है, नफा नुकसान होता है, लेकिन कोई रिश्वत नहीं मांगता, कोई आपसे आके इंस्पेक्टर नहीं आता, कोई यानी सरकारी ऑफिशियल आपको तंग नहीं कर सकते। यहां की उनको मुश्किल पड़ गई। वो थोड़ी देर आते थे, कोशिश करते थे, थोड़ी देर के बाद मुल्क से बाहर वापस रह ही नहीं सकते थे। करप्ट निजाम में एक वो निजाम जिधर इंसाफ नहीं है, वो नहीं गुजारा कर सकते थे। वो बेचारे माँ बाप वापस चले जाते थे इंग्लैंड। कईयों को मैं जानता हूं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत की, 15-20 साल सरमायाकारी, इतना सरमाया इकट्ठा करके पाकिस्तान आके बिजनेस खोली। वो इस निजाम में उनकी बिजनेस नहीं चलती थी, यहाँ रिश्वतें देनी पड़ती थी, यहाँ हर सिस्टम यानी सिस्टम मेरिट को इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंसाफ नहीं है। और वो यहां तबाह हो के, मैंने देखा लोग यहाँ फ्रॉड हुए, उनसे हर जगह जमीनों पे कब्जे हुए, उनके घरों पे कब्जे हुए। जब वो वापस आते थे पीछे कब्जा हो जाता था, तो होता क्या था, वो सारे फिर वापस चले जाते थे। और आखिर में ये उनको पता चला कि पाकिस्तान में हम बिजनेस नहीं कर सकते। अब 1 करोड़ पाकिस्तानी है, अब इधर आपने सुनना है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। सिर्फ बरतानिया अमेरिका में जो 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, 16,000, उनकी नेटवर्थ, जो उनकी टोटल उनकी जो दौलत है 16,000, 200 अरब डॉलर है। 200 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है। जो 10 पाकिस्तानी सबसे अमीर हैं इस वक्त अमेरिका में, पाकिस्तानी अमेरिकन, 25 अरब उनकी नेटवर्थ है, डॉलर्स। सिर्फ जो पाकिस्तानियों को यहां समझते हैं कि यहां हालात अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने दुबई में, इसमें हलाल का भी पैसा हराम का भी है, सिर्फ दुबई में उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं 20,000 पाकिस्तानियों ने, वो 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली हुई है। हम 6 अरब के पीछे, डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं, हमारा मुल्क, अल्लाह ने सारी नेमतें दी हुई हैं इसको, ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है। हर किस्म की, यानी 12 मौसम है, ऊपर से नीचे जाए बदल जाता है, मुल्क बदल जाता है, इसमें हर कुछ उग सकता है। ज़रख़े ज़मीन है, उसको हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, हम इस मुल्क में इस दलदल में घुस रहे हैं। सो मैं अब आपको बताऊं कि मैंने जब ये पाकिस्तानियों से जो बरतानिया में थे, क्योंकि मेरा ऐसा, मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने आपको बताया, मेरे इनसे राब्ता था, तो तब मैंने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के अंदर जब तक यहाँ एक इंसाफ का निज़ाम नहीं आता, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इतना बड़ा सरमायाकारी हो सकती है ओवरसीज पाकिस्तानी से, लेकिन वो आते ही नहीं है पाकिस्तान में, वो सिर्फ अपनी रेमिटेंस भेजते हैं, जो असल तो सरमायाकारी से मुल्क ऊपर जाता है। तो मैंने फिर तहरीक इंसाफ बनाई 96 में, और उसका नाम था इंसाफ की तहरीक। उसकी नजरिया क्या था, इस्लामी फलाई रियासत। वो नजरिया किधर से लिया, जो करारदाद पाकिस्तान है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें मदीना के रियासत, उसके ऊपर, तर्ज के ऊपर उन्होंने इस्लामी फलाई रियासत लिखी।
क्योंकि इस्लामी फलाई रियासत हमेशा मुसलमान मदीना की रियासत की तरफ सोचता है, वो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत थी। हमने उसका वो ऑब्जेक्टिव रखा कि ये हमारा गोल है, और मैंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। अब मैं ये इसलिए आपको बताया कि हमारा जब तक मुल्क इस चीज को समझता नहीं है कि हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, इसके बगैर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर हम ये नहीं समझते तो हम ये जो तबाही की तरफ तेजी से हमारा मुल्क जा रहा है, हम नहीं, हम इसको रोक सकते। मेरे पास अभी अदाद व शुमार हैं जो इस मौजूदा हुकूमत ने प्रिंट किए हैं, मैं अभी आपको वो बताऊंगा कि एक साल में हुआ क्या मुल्क में। लेकिन मैंने एक और चीज, जो क्योंकि मेरा बरतानिया, मैं अंदर से बाहर से उसके माशरे को जानता था, और जब मैं क्रिकेट के आखिरी दिनों में मेरा सफर शुरू हो गया, मेरे दीन की तरफ भी, इस्लाम की तरफ भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा सफर शुरू हो गया, तो मैंने इस नतीजे पे मुझे पहली दफा समझ आई कि जो मदीना की रियासत, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्यों अल्लाह हमें हुक्म करता है कि उनके रास्ते पे चलो? क्योंकि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया हुआ है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसका मतलब कोई भी इंसानी माशरा उस मदीना के रियासत के उसूलों पे चलेगा, ऊपर आ जाएगा, उधर खुशहाल हो, अल्लाह की बरकत आ जाएगी। आज आप सिर्फ ये देख लें कि मदीना की रियासत किन उसूलों पे खड़ी हुई थी। सबसे पहले अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ का मतलब ये हकूक, इंसानी हकूक। हर इंसान के जब उसको हकूक मिलते हैं वो आज़ाद हो जाता है, उसको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। और इंसानों को हकूक दे के फिर फलाई रियासत बनाई कि एक रियासत में इंसानियत का निज़ाम, कि एक रियासत कमज़ोर का जिम्मेदारी ले अपने कमज़ोर तबके की, गरीब की, बेवाओं की, माजूरों की, यतीमों की, बूढ़ों की पेंशन्स निकली मदीना की रियासत में। ये पहली दफ़ा हुआ था। तो दोनों आज जिन जिन मुल्कों में ये बुनियाद रखी गई है इंसाफ पे, मेरिट पे, फलाई रियासत, इंसानियत के ऊपर, जिधर तालीम के ऊपर जोर दिया जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो सब आगे निकल गई हैं। आप एक एक मुल्क देख लें जो आज खुशहाल है, वो सब ये वही उसूलों पे वो खड़े हुए हैं, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन थे कि जो उनकी सुन्नत पे चलेगा उसको अल्लाह उस माशरे को बरकत बख्शेगा। अब हम पाकिस्तान पे आते हैं, मौजूदा पाकिस्तान में। देखिए, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये हर चीज जिसके लिए, हर वो असूल जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, आज उसकी नफी हो रही है। बदतरीन गुलामी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ना आजादी नाम की कोई चीज है, क्योंकि हकूक ही नहीं है किसी के। रात को पुलिस घुसती है किसी के घर में, सारा घर तोड़ देती है। अगर वो जिसको, और उसका सिर्फ कसूर है कि वो तहरीक इंसाफ का, वो तहरीक इंसाफ का नहीं मिलता, उसकी बहनों को, उनको तंग करते हैं, बहनोइयों को, रिश्तेदारों को, उनको तंग करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो हम सुनते थे कि हिटलर की जर्मनी के अंदर ऐसे होता था। मैंने तो इस तरह की चीजें सुनी नहीं कभी, कि जिस तरह मेरे घर पे अटैक हो। मैं अपना सिर्फ बता रहा हूं, बीवी अकेली बैठी है, 40 पुलिस वाले घुस गए, सारा तोड़ फोड़ के लूट के चले गए घर, नौकरों को मारा, जो बचा हंसाम आए उनको उठा के ले गए और मारा यहां बुरी तरह। किस कानून के तहत? तो यहां तो मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून नाफिज हो गया। यहां तो बुनियादी हकूक ही खत्म हो गए हैं। आज आइन कुछ कहता है, कहां आइन इजाजत देता है कि एक होता है कोर कमांडर का घर जलाया जाता है। मुझे पहली दफा पता चलता है जब मैं 4 दिन के बाद निकलता हूं, मुझे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं, उधर ही मैं मुजम्मत करता हूं। कौन नहीं मुजम्मत करेगा? अब जिसको पकड़ते हैं वो आके बैठते हैं, जी मैं पीटीआई छोड़ो, मैं जी फौज के साथ हूं और मैं बड़ी मुजम्मत करता हूं 9 मई को। तो कौन नहीं करता? हमने कभी कहा कि हमने मुजम्मत नहीं की? कोई चाहेगा अपने मुल्क के
आप अपनी फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या अपनी फौज को बदनाम, कोई चाहेगा, क्योंकि जब आपकी फौज कमजोर होती है मुल्क कमजोर हो जाता है। लेकिन यहां तो एक अजीब ही माहौल बना दिया गया है। वो कोर कमांडर का इन्वेस्टिगेट किए बगैर, ये पता ही नहीं अभी तक कि किसने क्या किया, उसके इन्वेस्टिगेट किए बगैर पूरा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो गया। अच्छा जी, कितनी जगह चली थी मुझे तो ये भी नहीं पता, कोर कमांडर का तो हमें पता है। और गाड़ियां को हमें खुद, हमारे पास तस्वीरें हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां चला रही है कि हमारे सामने। वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर कैसे जल गया? वो मुजाहरा तो कहीं और हो रहा था, वो एकदम वो जल गया। कोई तहकीकात किए बगैर, इसका बहाना लेके, जिस तरह हिटलर ने अपने मुखालिफिन कम्युनिस्ट को खत्म किया था 1933 में जर्मनी में, जिस तरह सुहार्तो ने उसने इंडोनेशिया के कम्युनिस्ट को खत्म किया था कि जिन्होंने हमारे कोई आर्मी ऑफिसर्स को कत्ल किया, उनको सारों के ऊपर हल्ला दिया, धावा बोल दिया, जो आज हुआ है। तहरीक इंसाफ जिधर मिलती है, भाई कराची वालों का क्या कोर कमांडर से था, बाकी पाकिस्तान में था, चले लाहौर में हम माना से हो गया, वो उस पर भी तहकीकात किए बगैर, अच्छा चलिए आपको बड़ा गुस्सा है तो बाकी जगह क्यों पकड़ रहे हैं? सारी जगह कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हो, रिश्तेदार हो, जानना हो, कोई किसी ने ट्वीट की हो, उनको पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। 10,000 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिए। और अब ये जबरी तलाकें हो रही हैं, वो आते हैं बैठते हैं, जी मैं देखिए जी मैं तो बड़ा फौज के साथ हूँ, मैं तो बड़ा ये 9 मई जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं तो तहरीक इंसाफ छोड़ा। तो ये इससे समझा जा रहा है कि ये पार्टी कमजोर हो रही है, इमरान खान अकेला रह गया। देखिए मैं सारे जो आज आप बैठे हैं ना, जो फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। मैं ये जो आपके सामने आया हूँ, ये कभी जब मैं कोशिश करता हूँ कि डायलॉग की बात करो, हमारे से कोई बातचीत तो कर ले, हम ये बात करके मसले हल कर दें, जिस दिन मैं ये करता हूँ अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है, 2-3 और FIR काट देते हैं, घर में आ जाती है पुलिस, क्योंकि समझते यानी कोई एक अजीब ज़हन बैठे हुए, वो समझते हैं कि जो डायलॉग करना जा रहा हो वो अब उसके घुटने कांपने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए आके उसके ऊपर थोड़ी और सख्ती करो तो बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए ये तो होने नहीं लगा। मैं फिर से आपको कह दूं कि जब तक मेरे में सांस है, मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए तब तक पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पाकिस्तान का खतरा है, मुझे अपनी मुल्क की फिक्र पड़ गई है, और जो लोग मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं, इनको मुल्क की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों आज मुझे या नहीं? 308 रुपए का हो गया डॉलर ओपन मार्केट में। जब डॉलर 308 रुपए का ओपन मार्केट में हो जाए तो खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए कि अब जा रहा है पाकिस्तान उस जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ये उस महंगाई की तरफ जा रहा है, सारा बिजनेस ठप, इंडस्ट्री ठप। अभी मैं आपको इस हुकूमत के अदाद शुमार बताऊंगा। तो इनको क्यों नहीं फिक्र, ये PDM वालों को? इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनका अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर पड़ा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इस मुल्क के अंदर लोगों की $130 कम हो। 130 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ जब से हम गए, तो इनको नहीं फिक्र पड़ रही। वहां लंदन में बैठ के आशियां, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, शॉपिंग हो रही है हैरड्स में, क्योंकि डॉलर्स में या चोरी करके पैसा वहां ले गए। फिक्र हर उस पाकिस्तानी को होनी चाहिए जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरे इमरान खान को जी ECL पे डाल दिया, शुक्र को मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो जाने नहीं चाहता मुल्क से बाहर, क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट्स कुछ नहीं पड़े हुए, मुझे तो ये मुल्क से प्यार है। तो इसलिए ECL उनको फर्क पड़ता है जिन्होंने जायदादें डॉलर्स में रखी हुई है बाहर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। जरा आप ये सिर्फ देख लें कि जब एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला किया कि जनाब इमरान खान बहुत मुल्क के लिए तबाही कर रहा है और मैं इसको बदलना है, और उसने जब गवर्नमेंट गिराई, तो जरा सिर्फ मैं अब आपको इस हुकूमत की आदाद शुमार है।
हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चले गए बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं और हमने किस्तें भी दे दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है। इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की दो होती हैं किस्में, एक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई होती है, वो 12.7 थी, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 14.2 हमारे दौर में थी, आज वो पाकिस्तान में 42.1% है। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है। यानी उधर से आके हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था। आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया, तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी, इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और दूध 117 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। मैं और भी आपको बता दूं कि जिससे आपकी दौलत में इजाफा होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में इजाफा, वो 6.1% थी। आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज -7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है, जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी,
आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। मैं ये आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए दे रहा हूं, और जो भी हमारे इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। जिसके पास सैलरीज हैं, उनका अगर 100 रुपया साल पहले अगर 100 रुपया चीजें खरीदा था, वो 50 रुपए रह गए। तो ये तो एक अजाब आने वाला है। और अभी ये जो रुपया गिर रहा है, क्योंकि इनके पास, जब आप कैसे आपने कर्जे देने, आप अगले महीने कर्जों की किस्तें देनी है, जब आपकी दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, जब डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब आज किसानों के पास वो पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी महंगाई हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं बचता अपनी जमीन पर लगाने के लिए, तो वो उसकी जाहिर है उसकी पैदावार गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हमने किधर से कर्जे वापस करने? हम आज पाकिस्तान में हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर इस वक्त इसको हम ठीक नहीं करते, ये सबके हाथ से निकलने वाली है। देखिए, माशरा कंट्रोल से बाहर भी निकल जाता है। श्रीलंका में इससे कम हालात थे जबकि लोग सड़कों के ऊपर आ गए। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो यहां तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान ही नहीं है। यहां तो इलेक्शन का तब प्लान है जब इमरान खान को क्रश किया जाएगा, और वो क्रश किया जा रहा है। यानी ये जो हमारे ऊपर जिस तरह का जबर हो रहा है और जिस तरह का ये जुल्म हो रहा है, तो ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में किसी पार्टी से। और ये इसके पीछे ये सोच है कि जब ये क्रश हो जाएगी पार्टी तब हम इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैंने ईस्ट पाकिस्तान मुझे याद है। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि आखिरी फ्लाइट मेरी आई थी ढाका से, मैं अंडर 19 का मैच खेलने गया था। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था अप्रैल 71 में। देखिए हुआ क्या था इस पाकिस्तान में, ये फिर से याद रखें, तारीख से सीखना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 81 सीटें जीती पाकिस्तान में 138 में से, और कहा था जुल्फिकार अली भुट्टो का इनकलाब आ गया था, और वाकई इनकलाब था, रोटी कपड़ा मकान का इनकलाब आया था। लेकिन 138 में से जुल्फिकार अली भुट्टो ने 81 सीटें जीती, और उसने जो नारा था कि मैं पहली दफा अवाम का नाम लिया। पहले तो अवाम का नाम हमें पता नहीं अवाम क्या होती है, क्योंकि पहले तो और किस्म की सियासत थी। तो उसने एक ज़हनों में इनकलाब लेके पहली दफा अवाम की बात की। लेकिन मुजीबुर रहमान 162 सीटें थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसने 160 जीती, सिर्फ 2 सीटें हारी उसने। तो वो क्या कह रहा था? वो इंसाफ कह रहा था कि हमारे से इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, ईस्ट पाकिस्तान को कॉलोनी की तरह रखा जा रहा है, हमें सेकंड क्लास शहरियों की तरह रखा जा रहा है। और वो इंसाफ मांग रहा था, हुकूक मांग रहा था, वो आजादी नहीं मांग रहा था। जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो वो फिर हुकूक से आजादी की तरफ चला गया, वो बात करने के लिए भी तैयार था। और हमारा, मुझे अभी भी याद है जब हमारा मुल्क टूटा था, मैं इंग्लैंड में था, पढ़ रहा था, तो जो धचका हम सबको लगा था, यानी हम हिल के रह गए थे। फिर लोगों ने अपने दिल बुलाए, नहीं जी इस पाकिस्तान तो बड़ा गरीब मुल्क था, हमारे ऊपर बोझ था, वहां साइक्लोन आता था तो हमें उनको पैसे देने पड़ते थे, इस तरह की बातें की। आज बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया है। और मैं आज आपको ये बता दूं कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान से सबक सीखना है वो ये कि जब एक कौम आजादी का फैसला कर ले और अपने हुकूक के लिए, हुकूक का होता क्या है? आपको इंसाफ मिलता है, इंसाफ आपको हुकूक देते हैं, हुकूक आपको ताकतवर से कमजोर की तहफ़्फ़ुज़ देता है। जब तहफ़्फ़ुज़ मिलता है वो आजाद हो जाता है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती है, उस मुल्क में खुशहाली आ जाती है, क्योंकि वो फिर
ज्यादातर बड़ी बिजनेसेस तो नहीं है पाकिस्तान में, जो मैं बता रहा हूं ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों नहीं आता, वो ज्यादातर छोटी बिजनेसेस हैं। छोटी बिजनेस पाकिस्तान में चल नहीं सकती क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं होती रिश्वत देने की, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफिसेज के चक्कर लगाएं, वहां उनको वो डिले सिर्फ इसलिए करें जब तक आप रिश्वत नहीं देते, तो वो चले जाते हैं वापस। तो छोटी बिजनेस जो स्मॉल और मीडियम सनत होती है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है मुल्क की, असल तो रोजगार वो देता है। सारी दुनिया में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री देती है, यहां वो चलने नहीं देते क्योंकि यहां एक सिस्टम बड़ा करप्ट है, क्योंकि यहां इंसाफ नहीं है। तो जो मैं आज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसाफ जब एक लोगों के दिलों में चला जाता है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हुकूक चाहिए, हमें आजादी चाहिए, फिर आप उनके ऊपर जो मर्जी करें, मिलिट्री ऑपरेशन भी, वो फिर बीज दिल से नहीं निकलता। क्योंकि जो अल्लाह ने हमारे अंदर ये पैदा किया हुआ आजादी का, ये जो आजादी का बीज है, ये इंसाफ और आजादी साथ साथ जाते हैं, ये अंदर है हमारे। और उसने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हम उससे वादा करते हैं, वो हमें आजाद करना चाहता है अल्लाह, क्योंकि सिर्फ आजाद लोग ऊपर जा सकते हैं। तो जब लोगों का दिल में आजादी का जज्बा आ जाता है, वो फिर ये जबरी तलाकों से, ये पकड़ धकड़ करके, ये मार पीट के, ये खौफ करके, इससे ये जाता नहीं है। फिर ये नफरतें बढ़ जाती हैं, ये और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, ये कहीं जाने नहीं लगा। ये जो मर्जी आप करें कि हर रोज बैठ के जी मुझे तो फौज से बड़ा प्यार है और 9 मई को बड़ा बुरा किया गया, मैं छोड़ा पार्टी। तो क्या इससे पार्टी, क्या लोग बेवकूफ हैं? क्या लोगों को नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है? तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, देखिए ये पाकिस्तान की इस वक्त जंग है, ये तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। ये अगर इस वक्त हमने स्टेप्स ना लिए, कदम ना उठाया, ये उधर चला जाएगा, कोई भी नहीं कुछ कर सकेगा। सारा तनख्वाहदार तबका थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा, जब उनके घर में चूल्हे नहीं डलेंगे, जब उनकी देखते जाएंगे कि उनके पैसे को खरीदार कम होती जा रही है। जब वहां औरतें हैं, उनको पता है कि जो किचन चलाती हैं कि क्या हो रहा है आज उनके साथ, वो मैंने आपको बताया सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो कि खाने पीने की चीजों का है, वो 42% पे है। तो जब ये हालात ऐसे हो जाए, फिर एक माशरा फट जाता है। तो मैं इसलिए बातचीत की बात कर रहा हूं कि ये टाइम है, ये मुल्क ठीक तब होगा जब इस सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा। ये तो जो भी करेंगे, मैं तो बैठा हूं कि हर रोज मैं इंतजार करता हूं कि किस दिन पकड़ने आएंगे, मैं तो तैयार हूं उसके लिए। इससे मसला नहीं हल होने लगा। इसकी सलूशन इसमें डंडे मारने में नहीं है और जुल्म करने में। अगर ये होती तो इस पाकिस्तान ना पैदा होता। इसका मसला इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करना है, इदारे मजबूत करना है, सारे इदारों को अपने आईनी रोल के अंदर फंक्शन करना है, लोगों को आजाद करना है, उनको हुकूक देके। कभी इस मुल्क में नहीं होना चाहिए कि लोग घरों में बैठे और रात औरतें ना परवाह चादर ना चादरवारी लोग आए, घर तोड़ के चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है। और उन्हें पता है क्योंकि वो ताकतवर है, कोई पूछेगा ही नहीं। अदालतों से सारा खौफ चला गया, अदालतें जाके फैसला करती हैं, इमरान रियाज को लेके आओ, वो अभी तक पता ही नहीं है वो किधर चला गया। और जिस तरह के तशद्दुद की मैंने कहानियां सुनी है कि जो बाहर निकलते हैं, कई लोगों को, सबको नहीं किया, कईयों को तो बुरे हालात में रखा है कि इतने छोटे से दड़बों के अंदर लोगों को बंद किया हुआ, लेकिन कईयों पे तशद्दुद किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि हमारी जब अदलिया की बात, उनकी वर्डिक्ट नहीं माने जाएंगे, अदलिया कहती है इलेक्शन करवाओ, आइन के मुताबिक वो इलेक्शन ही गवर्नमेंट करवाती, तो ये मुल्क तो तबाह की तरफ चला गया ना, बनाना रिपब्लिक बन गया। ये मुल्क तो वो जंगल का कानून आ गया आज पाकिस्तान में। तो मैं इसलिए आखिर में अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है, और इसको ये ना समझे कि इमरान खान की कमजोरी है, क्योंकि जब मैं ये बातचीत की बात करता हूँ और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं। ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी मुल्क की इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है, और आप सबको भी फिक्र होनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया है, आज अगर 308 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर मिल रहा है,
तो समझ जाए कि पाकिस्तान उधर अब पहुंच जाएगा जिधर सारे लोगों ने डॉलर खरीदना है, किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस उन्होंने लीगल चैनल से नहीं भेजना, क्योंकि इतना फर्क पड़ गया ओपन मार्केट और ऑफिशियल रेट के अंदर। तो ये तो मुल्क तो जा रहा है नीचे। तो इसलिए मैं फिर आखिर में अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूं सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कन पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं पीटीआई छोड़ आऊं, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी। पार्टी तो खत्म होती है जब नजरिया खत्म हो जाता है। आज आपके सामने पीडीएम की जमातें हैं, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर रही है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई है, इंतजामिया सारी इनके साथ मिली हुई है। क्यों ये इलेक्शन से डर रहे हैं? सारा तो आपके पास एम्पायरिंग भी अपने हैं, फिर भी डर रहे हैं कि जी इमरान खान को पहले खत्म करो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो गया है। पीटीआई का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, जितना ये जुल्म कर रहे हैं और ज्यादा पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो रही है। और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा आपके सामने आ जाएगा रिजल्ट। शुक्रिया।